बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले मर्द दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह 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 ताला मेरे मालिक के करम से, फजल व एहसान से, मेरे मालिक की बहुत बड़ी इनायत से और तमाम महबूब अम्बिया अलैहिस्सलाम के सदक़े से, इमामुल अम्बिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से और सालिहीन रिज़वानुल्लाह अजमईन के फैज़ से अल्लाह ताला ने हमारा ला गेट का सिलसिला कंप्लीट करवा दिया, इज़्ज़त के साथ कंप्लीट करवा दिया, बेहतर तरीके से कंप्लीट करवा दिया। अपनी तरफ से जितनी कोशिश थी वो मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरीके से आप तैयारी कर करके थक गए हैं ना, उस तरीके से मैं भी आपको लेक्चर दे दे के थक गया। क्यों? आपका काम तो सिर्फ ये था ना कि आपने तो बस जहाँ से आपको बताया गया आपने तो रेडी एक चीज़, पक्की पकाई चीज़ आपने ले ली। जिस कुक को पकानी पड़ती है उसको पता होता है कि ये कहाँ से वो किया है। क्योंकि मेरी एक आदत है कि जब मैं ये तो ज़िम्मेदारी उठाता नहीं हूँ, जब उठा लेता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिस हद तक मैं अपनी तरफ से पूरी कर सकता हूँ पूरी करने की कोशिश करता हूँ। बाकी अल्लाह ताला जितनी नसीब में होता है वो करता है। तो उसके हिसाब से मैंने दिन रात आपकी एक एक किताब निकाल कर, एक एक बेरेक्ट निकाल कर, एक एक पिछले पेपर निकाल कर, उनके अंदर से मैंने ये सब कुछ देखा कि हाँ कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो मैं कमी ना छोड़ दूँ और एक बच्चे का नुकसान ना हो जाए। मैंने कोशिश की कि एक लाइन भी वो कि जिससे आपका नुकसान हो सकता हो वो मैं आपको ना छुड़वाऊँ। इसीलिए फिर मैंने आपको क्या किया कि एक एक लाइन जो है वो बेरेक्ट से पढ़वाई है। फिर जहाँ पे मुझे ज़रूरी लगा कहीं पर तो फिर मैंने क्या सोचा कि नहीं मैं आखिर एक ट्रेनिंग वीडियो भी दूंगा। तो कल की जो ट्रेनिंग वीडियो है वो बहुत कीमती वीडियो है, उसको सब स्टूडेंट ज़रूर देखें। बेशक के 1 घंटा 21 मिनट की है वो, मगर वो 1 घंटा 21 मिनट आपको बहुत सी बातें सिखा देगा। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट कि जो 5-5 4-4 नंबर से रह रहे हैं और उनके चांस ख़त्म होने वाले, वो उस वीडियो को ज़रूर देखें। दूसरी बात यह कि वो स्टूडेंट को जो पहली मरतबा अटैम्प्ट कर रहे हैं उसका जो पहला पोर्शन जो वीडियो का है वो उसके अंदर उनको तरीका सिखाएगा कि किस तरीके से आपने पेपर अटैम्प्ट करना, और उस तरीके के ऊपर वो स्टूडेंट भी फॉलो करें कि जिन्होंने जो बार बार अटैम्प्ट कर चुके हैं। उसमें कुछ ट्रिक्स बताएं। देखो उस वीडियो का मकसद ये नहीं कि मैंने आपको ला गाइड जितना पढ़ाया था सारा का सारा पढ़ाया, नहीं। जितना पढ़ाया था उस सारे का मैंने आपको निचोड़ की शक्ल में ये बता दिया कि जहाँ जहाँ पे मुझे ट्रिक चल सकता था, जैसे मैंने ट्रिक उसके अंदर इस्तेमाल किया कि हाँ जो आपका CRPC है वहाँ पर आपके इस ला गेट के सिलेबस के अंदर आपका कहीं पर भी जो है मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का जिक्र नहीं है, 1-2 जगह के अलावा। तो जब भी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का जिक्र आया आप समझना नहीं ये वाली बात नहीं है, बल्कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जिक्र होगा। तो देखो इस तरह की मैंने बात बताई। फिर मैंने आपको उसका बताया क्या नाम है QSO का, कि मैंने आपसे क्या कहा कि QSO के अंदर जो आपका वो शायद जो है आर्टिकल 18 से लेकर और 69 वो देख लेना, मैंने उस वीडियो में कहा। तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि आपने जहन में रख लेना कि अगर ये अपने लवाजमात को पूरा कर रहा है तो 18 से 69 तक जो है वो सारे आपने क्या लिखना है, रेलिवेंट 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 रेलिवेंट, बस रेलिवेंट का रट्टा लगा देना। देखो कितना आसान हो गया। 18 से 69 तक के आर्टिकल हैं, मामूली आर्टिकल नहीं है। इतने आर्टिकल के अंदर आपको एक नुक्ता मिल गया, एक आपको टिप मिल गई कि इसके अगर वो लवाजमात पूरे कर रहा है तो मैंने क्या लिखना है, मैंने लिखना है रेलिवेंट। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर आपने देखना है। ये वीडियो मैं क्यों बनाई है, मैंने अलग से बनाई, मैं उसी में शामिल कर सकता था। उसके फिर 2 नुकसान होते, एक तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती और वो अपलोड नहीं होती। फिर मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ कि जो अपलोड उसको कर सकूँ। मेरे एक बहुत मोहतरम भाई हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी उनकी रखे, सलामत उनको रखे, साहिवाल से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उनका नाम इसलिए नहीं बता रहा, शायद हो सकता है कि उनको बुरा लगे कि मेरा नाम क्यों बताया, मैं सिर्फ हवाला दे रहा हूँ। उनकी बहुत मेहरबानी, उनका बहुत एहसान है मुझ पर कि देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मोबाइल चलता कैसे है। ये हम तो भाई सादे से लोग हैं, देसी लोग हैं, ठीक है। टेक्निकल तरीके से मुझे कोई चीज़ नहीं पता होती कि क्या है क्या नहीं। छोटा भाई है तंजील, वो इन चीज़ों का एक्सपर्ट है, मगर उसके पास अपना टाइम नहीं होता। और फिर क्या नाम है, मेरा जो सिलसिला वो अलग है, उसका अलग है, उसकी अलग एकेडमी है, तो मैं बार बार उसको तकलीफ़ भी नहीं देख सकता। तो फिर क्या नाम है, उस भाई ने जो साहिवाल वाले हैं उनके हक़ में आपने बहुत दुआ करनी है, बहुत दुआ करनी है, बहुत दुआ करनी है। सबके हक़ में दुआ करनी, मैं भी सबके हक़ में दुआ कर रहा हूँ। मेरी वालदा ने भी रात दुआ की है, सबके हक़ में दुआ की है कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। जितने भी लोग दे रहे हैं वो सब कामयाब हों,
मगर आपने इन लोगों को जो है आपने दुआओं में ख़ुसूसी याद रखना है। एक तो मेरे भाई जो हैं खानपुर वाले जो हैं, उनका नाम मैं शो नहीं कर रहा, वो मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, उनका एक उनके लाग एट के लिए दुआ करनी है। एक साहिवाल वाले भाई हैं, उनके लिए ज़रूर दुआ करनी है आपने। और एक जो है क्या नाम है ये तोसा शरीफ वाले, उनके हक़ में दुआ करना है। बाकी सब के हक़ में दुआ करना। तो कहने का मकसद ये कि उन्होंने फिर मुझे ये कहा इस चीज़ का कि सर आप परेशान ना हो, आपको नहीं पता कि किस तरीके से ये टेक्निकल मामलात क्या होते हैं। आप तो वीडियो अपलोड कर देते हैं मगर स्टूडेंट को ढूंढने में मुश्किल आती है। जो मैंने आपको वो भेजा था अभी प्ले लिस्ट वगैरह, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तो उस भाई ने मुझे वही बना कर दिया था। वो टेक्निकल एक्सपर्ट है, IT के एक्सपर्ट हैं बहुत ज़्यादा, और उनके अपने चैनल्स भी हैं, फेसबुक के भी वो क्या नाम है कोर्सेज करवाते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि मैं पेपर देने के बाद क्या नाम है मैं आपकी ख़ुद सेटिंग कर दूंगा, तो आप ख़ुद वो कर लेंगे। तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इसका क्या नाम है बहुत ज़्यादा उनको कामयाबियाँ दे, क्योंकि यही एक सिलसिला होता है। देखो आज किसी का भला करोगे ना, कल अल्लाह आपका भला करेगा। देखो मुझे तो इस चीज़ का पता, मुझे तो ये भी नहीं पता था भाई चैनल बनता कैसे है। मैं तो एक बंदे पे ले गया, वहाँ जाकर उसको 600 रुपये दिए, दोस्त था, उसने मेरा चैनल बना दिया। उसने कहा इस तरीके से बनाता रहा और इसके ऊपर इस तरीके से अपलोड कर ले, और क्या नाम है यूट्यूब में कन्वर्ट करने के लिए शायद कोई VN पता नहीं इस तरह का कोई एप्लीकेशन है, वो करता रहा। तो मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, तो उस भाई के ने बहुत ज़्यादा मुझ पर ये किया है। उनके हक़ में बहुत दुआ करना, क्योंकि उनको ये क्रेडिट जाता है कि वो इस खिदमत का एक हिस्सा बन रहे हैं। हम सबके सब एक टीम है, जो देखता जा रहा है वो टीम का हिस्सा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको क्या कहा कि पिछली वीडियो में भी आपको अपना नंबर दिया 0343 551309, 0343 551309। हम एक हिस्सा हैं टीम का। अब हम ज़िंदगी भर का एक ताल्लुक़ बन गया। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया कि असल इम्तहान तो आपका वकालत का अब शुरू होगा, लाइसेंस आने के बाद शुरू होगा, जब आप कोर्ट में जाएंगे। अभी तो आप सेफ हैं, घर बैठे हैं, आपको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। जब आपका बोर्ड लग गया, लाइसेंस आ गया, अब आप ओपन मार्केट में, ओपन प्लेस में आके बैठ के हर आने वाला बंदा, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, मोहल्ले वाले, हर चलता फिरता बंदा, वकील साहब ये वाला मामला है, इसका क्या बनेगा, वकील साहब ये वाली सज़ा इसका क्या बनेगा, वकील साहब इसकी ज़मानत कैसे होगी। आपको सवालों ने घेर लेना है। और हम सब जानते हैं, आप अपने दिल से पूछें कि क्या आप उन तमाम सवालों का, ठंडे जहन से सोच के बताएं, क्या आप उन तमाम सवालों का जवाब देने के काबिल हैं कि अगर आपसे कोई बंदा ये कहे, फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं मेरी नहर का मसला है, उसका पानी का मसला है, इरिगेशन महकमे का मसला, मुझे ये बताएं मेरी नहर जो पानी था वो किसी और बंदे ने इस्तेमाल कर लिया, अब मैं इसका क्या करूं और मैं किसके पास जाऊं। देखो सबसे छोटा सा मसला, ठीक है। अब आपको नहीं पता मैं क्या कर सकता हूं, तो इस छोटे छोटे मामले, ज़मानत कैसे दायर होगी, कि A to Z हमने आपको अब समझाना। हमारा तो असल ताल्लुक़ तो बना ही अब है। लॉ गेट तो सब एक दरमियान में एक अलग एक्स्ट्रा चीज़ आ गई जो मैंने बाद में पढ़ानी थी, मगर क्योंकि फरमाइश थी, मेरे बहुत अजीज़ एडवोकेट हैं खानपुर के दिलशाद एडवोकेट साहब, उनकी फरमाइश थी, तो वो मेरे बहुत मोहतरम भाई हैं, उनके हक़ में बहुत दुआ करना, बहुत दुआ करना। उनकी फरमाइश थी कि उनके कुछ दोस्त हैं, उनको क्या नाम है मुश्किल वगैरह पेश आती है, तो आप इसको करवा दें। तो मैंने उस लिए वो करवाई। मगर असल तो हमारा जो चैनल का मामला है वो LLB को पढ़ाना, A to Z LLB की तमाम किताबें लाइन बाय लाइन पढ़ानी, और दूसरी ये कि उनके अंदर जो वकील को ट्रेंड करना, जो लाइसेंस के बाद वकील आता है उसको इतना ट्रेंड करना कि वो किसी सीनियर से पूछे ही ना, क्योंकि पहली बात तो सीनियर के पास भाई टाइम ही नहीं होता, वो कहाँ आपको बताएंगे। दूसरी अगर बताएंगे तो इतना मुख्तसर बताएंगे आपको समझ भी नहीं आएगी, वो आपको बताएंगे वकील वाला जहन रख कर, वो स्टूडेंट लेवल पर उतर के नहीं बताएंगे। मेरा तरीका ये कि मैं स्टूडेंट लेवल पर ख़ुद को ले आता हूँ और अपने आप को ये पेश करता हूँ कि आसिफ, जब तू पहली मरतबा तुझे पता चला था, तुझे पता था कि शेल का मतलब क्या होता है, मे का मतलब क्या होता है, नाट का मतलब क्या होता है। मैं बहुत मुश्किलों से गुजरा हूँ भाई, मैं बहुत मुश्किलों से गुजरा हूँ। मुझे वकालत की एक लाइन किसी ने नहीं पढ़ाई, ठीक है, एक लाइन किसी ने नहीं पढ़ाई। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, मैंने खुद पढ़ा है। और जब मैं पहली मरतबा, मेरा पहले साल में, आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखना, मैं पहले साल जब अपने उस्ताद के पास प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए गया था, राना लियाकत अली एडवोकेट साहब के पास, अल्लाह ताला उनकी रूह को, उनकी दर्जात को बुलंद करे, उनके घर वालों को कामयाब खुश रखे। मेरे बहुत मोहतरम उस्ताद थे, मैं 1.5 साल उनके पास वहाँ पे रहा था प्रैक्टिस के लिए। तो उनसे पता करना, मैं पहले साल में गया था, अभी मैंने LLB में एडमिशन लिया था, मैं उनके पास गया,
तो उनसे मैंने कहा सर मैं पूरी 3 साल की LLB कर आया हूँ, मैंने दाखिला मेरा पहले साल में, मेरा पहला महीना है, लॉ कॉलेज में मेरा पहला महीना है पार्ट 1 में, मगर मैं दाखिला लेने से पहले ही मैंने LLB की सारी किताबें ख़त्म कर ली थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ा हूँ, जो मुश्किलें मुझे दरपेश आई ना, मैं वो समझता हूँ किसी और को ना आए, क्योंकि मैं खुद एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि हाँ कोई बच्चा गरीब हो और उसके पास देने को पैसे ना हो, वो मजबूर इतना हो जाए कि ना इधर का रहे ना उधर का रहे, तो किसी का भला हो जाए। इसलिए तो मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। तो हमारा असल तो अब शुरू होगा। अब जो वीडियो आएगी आप LLB वालों ने भी देखनी और आप सब ने उस वीडियो को देखना है, ख़ास तौर पर जो लेसन से लेके बैठेंगे। आपको हमने एक एक चीज़ इतनी भी सिखानी है कि जब आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से जाएंगे तो आप अदालत में कहाँ खड़े होंगे, आपने मुचलका कैसे भरना होता है, आपने ज़मानत कहाँ पे करवानी होती है, ज़मानत के कागजात क्या होते हैं, जब कोई दावा करते हैं उसका क्या क्या चीज़ें, इब्तदाई से लेके इंतहाई जरा तक कि अगर अगले वकील ने ये वाली बात की तो आप उसका जवाब क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने आपको ये बताना, एक बंदा कहता है कि मेरी क्लाइंट का जो है रेप हुआ, आप मुजरिम की तरफ से हैं, वो क्या ना प्रोसिक्यूशन है, वो कहता है कि जी मेरी क्लाइंट का रेप हुआ गन्ने के खेत के अंदर हुआ। ठीक है, अब हम आपको नुक्ते इसमें से बताएंगे कि आपने पहला उससे सवाल क्या करना है। आप पहले उसको कन्वेंस करेंगे, भाई गन्ने के खेत में हुआ था, हाँ उस वक्त पौधे थे, हाँ थे, आप देखें गन्ने के खेत में हुआ था, वो कहेगी हाँ। अब आप मेडिकल रिपोर्ट को देखें, अगर मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कहीं पर जिस्म पे खराश का जिक्र नहीं है, ठीक है, हम 4000 सवाल कम से कम आपको फौजदारी जरा के सिखाएंगे, कम से कम 4000 सवाल आपको जरा के सिविल मैटर के बताएंगे। तो आपने इसमें क्या करना है, आप देखेंगे उसके अंदर क्या नाम है, वो नहीं हुआ, खराश नहीं है, तो आप कहेंगे बीबी ये कैसे मुमकिन है कि गन्ने के खेत में आपका रेप होता है, आपकी ना कमर पे निशान, ना कोहनियों पे निशान, ना हाथों पे निशान, क्या गन्ने के खेत में कोई बेड बिछाया गया था? इस क्लाइंट को क्या नाम है बेवकूफ़ बनाकर इसको झूठे केस में फंसा रही है, क्योंकि ऐसी औरतें होती हैं कि बेगुनाह आदमियों को फंसा देती हैं। ठीक है, इसी तरीके से बंदा ये कहे कि मुझे इसने हाथ पे मारा, मेरा डंडा ये क्या नाम है, मेरे उंगलियां इसने तोड़ दी। अब आप उससे ये डायरेक्शन पूछेंगे आप किस तरफ से तोड़ी थी, यहाँ खड़ा था या यहाँ खड़ा था? अगर वो कहता है यहाँ पे खड़ा था, तो ये वाली उंगली ज़्यादा टूटनी चाहिए, ये वाली उंगली पे चोट ना हो। ठीक है, इस पे बहुत कम लगेगा, क्योंकि जब एंगल यूँ पड़ता है तो हाथ पे यहाँ पे लग रहा है, ये वाली पे आखिरी पॉइंट लग रहा है और यहाँ पे इस हड्डी के ऊपर सबसे कम जख्म होगा। अगर उसकी इस हड्डी पे जख्म ज़्यादा है तो आप कहेंगे तू झूठ बोल रहा, तूने अभी कहा मैं इस तरफ खड़ा होकर मैंने किया था, ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर उसी टाइम जला कर, डॉक्टर साहब आप बताएं क्या इस एंगल के ज़रिए से उंगली पे, ये वाली उंगली पे ज़्यादा चोट आ सकती नहीं आ सकती? डॉक्टर साहब खुद कहेंगे नहीं इस पे तो नहीं आ सकता, फिर ये क्या कह रहा है, आप एक्सप्लेन करें। इस तरह के छोटे छोटे नुक्ते आपको सिखाने, एक एक चीज़ बतानी है। ठीक है जी, तो हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। भाई असल टॉपिक ये कि जो लॉ गैट का 24 जुलाई का जो लॉ गैट का पेपर गुजरा था सन 2022 का, उसके अंदर एक ऐसी टेक्निक उसने इस्तेमाल की HEC ने, जिसके अंदर उन्होंने बच्चे को उलझा दिया। अगर ये वाले सवाल ना आते तो वो बच्चे जो 40+ वाले हैं अभी, वो 50 नंबर ले चुके होते, उनका लाइसेंस आ चुका होता। जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मार देना वो चीज़ दी है इन 3-4 लफ्ज़ों में, शेल, मे, शेल नॉट, मे नॉट, शुड नॉट और एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट माँ सिवाय। ठीक है, इस लफ्ज़ ने जो है ना ये मार दिया। हमने इसलिए वीडियो अलग बनाई। देखें शेल और मे में क्या फ़र्क है। अक्सर बच्चे ये कहते फिर रहे कि ये तो इंग्लिश का मामला था और ये तो क्या नाम है इंग्लिश का सवाल था, शेल इंग्लिश में होता, मे इंग्लिश में होता, ये लॉ गैट में कहाँ से उसने दे दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कंसेप्ट को क्लियर करें कि ये लॉ का ही मामला है। कैसे? पहले आप इस नुक्ते को समझेंगे तो आपको शेल और मे का समझ आ जाएगा, फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। इस नुक्ते को समझे कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मुझे आके कहा कि आसिफ भाई इस तरह करें कि मेरे ये मकान के साथ जो है अगला बंदा कोई तामीर करवा रहा है और मेरी सारी की सारी खिड़कियाँ, मेरी सारी रोशनी रुक रही है, मेरे घर के ऊपर की बेपर्दगी होगी, मुझे स्टे ऑर्डर ले दे उसकी तामीर के खिलाफ। मैं वो लेके चला जाता हूँ स्टे ऑर्डर के लिए वहाँ पर, और मुझे जज और मैं उस बंदे को ये कहता हूँ भाई तुम्हें क्या नाम है, ज़रूर मैं स्टे ऑर्डर लेके दूंगा, तुम्हारा हक बनता है।
जब मैं अंदर गया तो जज साहब ने मेरे स्टे ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, मुझे नहीं दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं चुप होकर बैठूंगा? नहीं ना। अब मैं कानून की किताब की तरफ दोबारा जाऊंगा, बल्कि जाने से पहले देख के जाना चाहिए। मगर अगर इस तरह का मामला पड़ जाए, दोबारा जाओ फिर गहराई में कि भाई क्या स्टे ऑर्डर देने के लिए लफ्ज़ शेल का इस्तेमाल हुआ था जज साहब के लिए, या मे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था? अगर ये था कि ही शैल ग्रांट दी टेम्परेरी इंजंक्शन, शेल का लफ्ज़ था तो जज साहब पे लाजिम था कि वो मुझे स्टे ऑर्डर देते। अगर उन्होंने नहीं दिया तो वजह जज साहब लिख कर दें। आपने स्टे ऑर्डर क्यों नहीं दिया? कानून में शेल का लफ्ज़ आया है, मे का लफ्ज़ नहीं आया। जब शेल का लफ्ज़ आया, ये मैंडेटरी प्रोविज़न है, आप पे लाजिम था स्टे देना। अब आप क्यों नहीं दे रहे? मुझे वजह लिख दें, मैं उस वजह को देखना चाहता हूँ। अगर वो वजह लीगल है तो ठीक है, नहीं इलीगल है या मेरे हकूक़ को, मेरे क्लाइंट के हकूक़ के ऊपर जो है गज़ब होता है, उसके हकूक़ पामाल होते हैं, मैं अगली कोर्ट में जाऊँगा, मैं अपील दायर करूँगा, मैं आपके खिलाफ कोई और एक्शन लूँगा। तो जो शेल होता है ना मेरे भाई, वो बाउंड कर देता है। जिसके ऊपर शेल आ जाएगा ना, उस पर लाजिम हो जाएगा कि तूने ये काम करना ही करना है। और मे जिस पे आ जाएगा, अगर उस कानून में लिखा होता कि द जज मे ग्रांट द टेम्परेरी इंजंक्शन, तो मे का मतलब था सवाबदीद, जज की सवाबदीद पे था कि वो चाहता तो वो क्या नाम है दे दे, चाहे ना दे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं उनको ये भी नहीं कह सकता जैसे आप लिख के दें, कहेगा नहीं 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 नहीं, मे का लफ्ज़ है, मेरी सवाबदीद है, मैं चाहे दूं चाहे ना दूं, ठीक है। हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे लिख दूंगा, मगर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे लिख के दें। मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं थी। तो सिंपल वर्डिंग में क्या याद रखना है, जिस अथॉरिटी पे, जिस शख्स पे, जिस बंदे पे शेल का लफ्ज़ आ जाएगा, उसका मतलब बन जाएगा वो ज़रूर करेगा, वो मैंडेटरी प्रोविज़न है। और अगर आ जाएगा शेल नॉट, तो उसका मतलब है वो ज़रूर नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। शेल का मतलब आएगा तो वो ज़रूर करेगा, शेल नॉट का लफ्ज़ आ जाएगा तो बिल्कुल नहीं करेगा। मे का लफ्ज़ आ जाएगा तो उसकी सवाबदीद पे चाहे करे या ना करे। मे नॉट का मतलब आ गया तब भी उसकी सवाबदीद पर वो ना करे, ठीक है। तो मे और शेल में क्या फ़र्क है कि शेल मैंडेटरी प्रोविज़न होती है, लाजमी उसके ऊपर ड्यूटी आयद हो जाती है कि अगर तो शेल का लफ्ज़ है तो वो करेगा, शेल नॉट का मतलब है तो बिल्कुल नहीं करेगा। मे का लफ्ज़ है तो वो कर सकता है, नहीं कर सकता। मे नॉट का मतलब उसकी सवाबदीद पे है, वो चाहे करे ना करे, ठीक है। आगे है शुड का लफ्ज़। जो शुड होता है उसमें एक तजवीज़ दी जाती है कि आप ऐसा करें, ठीक है। एक तजवीज़ होती है कि मिसाल के तौर पे वो कहता है कि द एडवोकेट द प्लेडर शुड हेल्प द पोर। जो एडवोकेट जो है, जो प्लेडर, उसको गरीब की मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो शुड का मतलब है उसमें एक नसीहत आमेज़ जुमले में ये बात कह रहा है कि आपको इस तरह करना चाहिए, बात में जोर भी दे रहा है कि ऐसा करो। वुड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो बल्कि शुड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। वुड का मतलब अगर होता तो उसका मतलब कर सकता है, करेगा, ठीक है। मगर शुड का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता तो नसीहत भी साथ होती है और साथ उसको ताकीद भी होती है कि आप इसको ज़रूर करें, मेरी नसीहत है, ठीक है। तो अब हम इसको अपने लॉ गेट के हिसाब से अब देखते हैं इसमें क्या होगा। पहली चीज़, लीगल एथिक के अंदर आप अपने जहन में फिक्स रख लें, सिर्फ एक दो उसके अंदर जो है रूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर लफ्ज़ मे का इस्तेमाल होता है, वो भी दबे लफ्ज़ों में, खुलकर नहीं, ठीक है। इम्प्लाइडली इस्तेमाल होता मे का, बाकी तकरीबन सारा शेल से उसको इजाज़त दी और शेल नॉट से वकील को रोका, ठीक है। तो लीगल एथिक में शेल का लफ्ज़ आएगा, ठीक है। ये आपकी टिप है, ट्रिक है कि लीगल एथिक जो होगा उसके अंदर शेल के ज़रिए से वकील को कहा तुम ये करोगे, ठीक है। और शेल के ज़रिए मना करे तुम ये नहीं करोगे, शेल नॉट के ज़रिए मना करेगा नहीं, तो वकील के लिए लीगल एथिक में मे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। और जब उसको कोई तजवीज़ दी गई कि आप जिस तरीके का आप जो फ़ीस जो है अपनी तय करोगे, तो शुड का लफ्ज़ आ सकता है उसमें, ठीक है, कि आप इस तरीके से अपनी फ़ीस को ऐसे तय कर सकते हैं। फिर नीचे उन्होंने ये लिख भी दिया कि ये कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। अपनी फ़ीस तय करते वक्त आप दूसरे वकील को कंसल्ट करें जो आपका क्या नाम है
जो बार का जो एक रिवाज चल रहा है कि इस केस के कितने पैसे लिए जाते हैं, आप उसको देखें, फिर माली हालात बंदे के देखें, फिर अपना देखें मेरा कितना टाइम लगेगा, मेरे बाकी केसों पे कितना असर पड़ेगा, फिर तजवीज़ इसमें दी। तो आपको मैं सिंपल वर्ड में क्या बता रहा हूँ, शेल, अब आप जो क्या लेके बैठ जाएं, आप अपना बेर एक्ट लेके बैठ जाएं। अब आप क्या करते जाएं, जहां पर शेल का लफ्ज़ आ रहा है उसको गोल दायरा लगाते चले जाएं, ठीक है। और फिर समझने की, हर एक को समझने की कोशिश करें। आसिफ ने यहाँ बताया था कि यहाँ पे शेल का मतलब है ज़रूर करना है, तो ये वाली जो जारी है, ये वाली जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर वाकई के ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि शेल के ज़रिए उसको कहा जा रहा है। तो सिंपल वर्डिंग में मैं आपको टिप बताता हूँ, जहाँ लीगल एथिक में तो शेल और शेल नॉट से ही रोका गया। जहाँ इजाज़त दी शेल कहा गया आप करें, जहाँ पे रोका गया तो शेल नॉट से रोका गया। मे का लफ्ज़ बहुत ही कम, वो भी इम्प्लॉयडली आया है, उसका तो आपका मसला हल हो गया। बाकी को आप देखें, बाकी जो है जहाँ जहाँ पे आप मेरे लेक्चर को सुने, जहाँ पे ज़रूरी था मैंने आपको कहा कि शेल नॉट वाली प्रोविज़न, शेल नॉट वाली प्रोविज़न, तो उसको आपने अच्छे तरीके जहन में रख लेना। बाकी आप क्या करें, इन दिनों के अंदर अपनी बेर एक्ट को उठाएं, बेर एक्ट्स के ज़रिए से पढ़ें, नया तजर्बा नहीं करना। बेर एक्ट की हमने एक लाइन आपको बताई है, आप क्या करें, अगर आप पहले तो लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं, आपने एक मरतबा सुन लिया बस ख़त्म। अगर फिर भी आपको ज़रूरत पड़ती है लेक्चर की, तो आप क्या करें कि लेक्चर को चला लें, उस बेर एक्ट को खोल लें। मिसाल के तौर पे मैं आज ये देखना चाहता हूँ कि मैं पीपीसी का जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं पीपीसी का बेर एक्ट खोल लिया, पीपीसी की मैंने वो वीडियो लगा ली, अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी क्या केस में चीज़ जा रही है, और जहाँ पे शेल के लफ्ज़ आ रहे हैं उसको वो दायरे लगाते जाएं और सोचते जाएं कि यहाँ पे शेल का लफ्ज़ क्यों आया है। क्योंकि आपसे जो लॉ गेट में पूछेगा ना, आपकी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करेगा, वो आपके IQ लेवल को चेक करता है, आपको उलझा कर देता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो सकता है, वो सिंपल नहीं देगा। तो आपने क्या करना, अपनी कॉमन सेंस हर आर्टिकल में, हर सेक्शन में इस्तेमाल ज़रूर करनी है, ताकि आपको पता चले इसको इस तरह भी तो पूछ सकता है, इसको इस तरह भी तो पूछ सकता है, ये वाला तरीका होता है, ठीक है। तो एक तो ये आ गया शेल और शेल नॉट का। तो शुड का भी मैंने बता दिया कि उसमें तजवीज़ होती है शुड में, कि आप चाहे जो करें, शुड का मतलब तजवीज़, यानी आपको नसीहत की जा रही है, मगर आपको लाजिम भी करार दिया जा रहा है कि आप इस तरह करेंगे, ठीक है, हम आपको नसीहत करें, आप ऐसा करेंगे। अब है हमारे पास थोड़ा सा, मैं कल जो मैंने बताया था उसको थोड़ा सा मज़ीद वजाहत से बता दूँ, चंद एक दो किताबों का। पहला तो आपका ये कि जो लीडिंग केसेस हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ही आते हैं, और लीडिंग केस के अंदर आपके अंदर ये पूछा गया लॉ गेट के अंदर कि जो पहले दो केस हैं, जो पहला केस है हमारे पास मौलवी तमीज़ुद्दीन का, और जो दूसरा केस है वो हमारे पास है किसका, ये स्टेट वर्सेस डोसू का। ये दो केसों का आगे आने वाले नवाज़ शरीफ केस से, आसमा जलानी केस से, मुशर्रफ केस से, असफंदियार वली केस से, नुसरत भुट्टो केस से, इनसे क्या लिंक है, ठीक है, ये वाली बात पूछ, इनसे क्या लिंक है। अब अपने जहन में सिर्फ इन दो केसों को फोकस कर लें और एक नुक्ता बिठा लें। इन दो केसों के अंदर ये हुआ था मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में, और स्टेट वर्सेस डोसू में ये हुआ था इन दो केसों में भाई ये हुआ था कि फैसला गवर्नमेंट के हक में दे दिया था। किसके हक में दिया था, गवर्नमेंट के हक में। और वजह क्या बनाई थी, वजह बनाई थी उसमें थ्योरी ऑफ नेसेसिटी, नज़रिया ज़रूरत, कि ज़रूरी था, बेशक हालात क्या होते हैं, हमने मुल्क की ज़रूरत के तहत, मुल्क के फ़ायदे के तहत हमने गवर्नमेंट के हक में फ़ैसला दिया, जो साइल था, जो पटिशन लेकर आया था, उसके हक में हमने फ़ैसला नहीं दिया। तो बस दो केसों में आप देख लें, इन दो केसों के अंदर गवर्नमेंट के हक में फ़ैसला दिया गया, जो साइल था, जो पटिशन लेकर आया था, उसके हक में फ़ैसला नहीं दिया। ये वाली बात आ गई समझ कि किसके हक में फ़ैसला दिया, गवर्नमेंट के हक में। अब इन बाकी 6 केस, दो ये हो गए, 6 केसों में देखें किस किस केस के अंदर गवर्नमेंट के हक में फ़ैसला हुआ है। जिसमें गवर्नमेंट के हक में फ़ैसला हुआ, आप आंखें बंद करके कह दें कि उसमें स्टेट वर्सेस डोसू और मौलवी तमीज़ुद्दीन केस जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और जिनमें गवर्नमेंट के हक में फ़ैसला नहीं हुआ, बल्कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसला जज साहब ने दिया, तो आप क्या कहेंगे,
इसके अंदर जो है थ्योरी ऑफ नेसेसिटी इस्तेमाल नहीं की गई, और ये पहले जो 2 केस हैं उस पर अप्लाई नहीं होते। ठीक है, तो पहली ये चीज़। अब देखें मुशर्रफ वाला केस है, मुशर्रफ कह रहा हूँ, वो नवाज शरीफ वाला केस है। नवाज शरीफ में क्या हुआ था कि हाँ, वो प्रेसिडेंट ने क्या किया था, असेंबली तोड़ दी थी। असेंबली जो तोड़ी, तो जो नवाज शरीफ थे वो पटिशन आगे लेके गए, तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया, अब आप बताएं। सोचे थोड़ा सा ज़हन के अंदर, किसके हक में फैसला था? नवाज शरीफ के हक में फैसला था। नवाज शरीफ पटिशनर था, साइल था, और प्रेसिडेंट क्या था उस टाइम? वो हाकिम था, वो गवर्नमेंट थी। तो नवाज शरीफ साइल के तौर पे गया, और जो किसके खिलाफ गया? प्रेसिडेंट के खिलाफ गया, तो प्रेसिडेंट के खिलाफ फैसला दे दिया गया। तो अब बताएं किसके हक में फैसला हुआ? पेटिशनर के हक में फैसला हुआ, गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ, गवर्नमेंट के हक में नहीं हुआ। तो बताएं नवाज शरीफ वाले केस के अंदर स्टेट वर्सेस डोसो और क्या नाम है, मौलवी तमीज़ुद्दीन जो केस है, क्या वो एप्लीकेबल होता है? नहीं ना, बल्कि उसके खिलाफ गया। तो देखो यहाँ पर थ्योरी ऑफ नेसेसिटी नहीं मानी गई। तो बस ये नुक्ता था कि जिनके अंदर गवर्नमेंट के हक में फैसला आ जाएगा, तो ये स्टेट वर्सेस डोसू और मौलवी तमीज़ुद्दीन जो केस है वो उस पर अप्लाई आप कर देंगे कि हाँ इस पर अप्लाई हुआ है। जहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला जाएगा, गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला जाएगा, तो ये 2 जो केस हैं, स्टेट वर्सेस डोसू और दूसरा क्या नाम है, मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला केस, ये वाला केस उस पर अप्लाई नहीं होता, पहली चीज़। दूसरा इसमें नुक्ता ज़हन में रखना, सिर्फ पहला जो केस है ना, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, उस केस में लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ FC, फेडरल कोर्ट। ठीक है, FC। बाकी तमाम में 7 के 7 बाकी केसों में सुप्रीम कोर्ट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ SC। तो जो आपकी PLD की किताब का जो आएगा ना, आप हवाला देंगे PLD किताब और इतना सन 1955 फलां, तो उसका जो आगे लिखेंगे सिर्फ पहले केस के अंदर आपने लिखना है तमीज़ुद्दीन केस में FC, बाकी किसी भी के अंदर FC नहीं बल्कि क्या SC का लफ्ज़ आएगा। अगर आपसे वो किताब देता फॉर एग्जांपल PLD सन 2000, ठीक है, और आगे लिख देता है FC सफ़ा नंबर है 700 कुछ, क्या सफ़ा नंबर 700 कुछ FC, आप कहेंगे नहीं FC नहीं, SC है, सुप्रीम कोर्ट है। सिर्फ एक पहले वाले केस के अंदर जो है वो फेडरल कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल। क्यों? अभी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, वो केस 1955 का है। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब बनता है? 1956 में। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो फेडरल कोर्ट को क्या नाम मिल जाता है? सुप्रीम कोर्ट मिल जाता है। और एक और चीज़ कि उसी केस के अंदर, सिर्फ उसी एक केस में हाई कोर्ट का नाम चीफ कोर्ट है। ठीक है, चीफ कोर्ट सिंध, हाई कोर्ट भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मगर असल लफ्ज़ वहाँ पे था चीफ कोर्ट सिंध। तो उसमें क्या फेडरल सुप्रीम कोर्ट का नाम है FC सुप्रीम कोर्ट का नाम है यानी फेडरल कोर्ट, और हाई कोर्ट का नाम है चीफ कोर्ट। ठीक है, चीफ कोर्ट नाम है हाई कोर्ट का। एक तो ये। दूसरी बात क्या, तमाम 8 केसों में किताब का नाम PLD है। ठीक है जी, तो आपने ये चीज़ याद रखनी, PLD याद रखना। तो हर केस की किताब का नाम, उसका सफ़ा नंबर, और साथ कि वो SC है या FC है। बस FC वाला तो मैंने रफड़ी में ख़त्म कर दिया आप लोगों ने। वो क्या हो गया कि पहले केस में FC है, बाकी सब में SC है, और किताब का रफड़ भी ख़त्म हो गया, किताब का मामला भी ख़त्म हो गया कि तमाम में PLD ही चलेगी। ठीक है, तो क्या सब में PLD ही चलेगी और सब में SC ही चलेगी, पहले केस को FC को छोड़कर। अब रह गए 2 मामले जो आपने याद रखने हैं। वो क्या, सन याद रखना है कि इस केस का सन कौन सा था, और दूसरा किताब का सफ़ा नंबर याद रखना। बस अब हर किताब का क्या करें, उसका सफ़ा नंबर याद रख लें, हर केस का सफ़ा नंबर याद रखें, और हर केस का क्या याद रखें, उसका सन याद रख लें कि कौन से सन का केस है। ये मसला हल हो गया उससे रिलेटेड। PPC के अंदर थोड़ा सी बातें देख लें, मैं कल भी बता चुका मगर मज़ीद थोड़ी सी और तफसील से बता देता हूँ क्योंकि कल बहुत लेट हो गया था मैं। तो कल की वीडियो आपको पता नहीं होगा, मैंने 4 मरतबा रिकॉर्ड करवाई है। ठीक है, सुबह मैं 8:30 बजे रिकॉर्ड करवाना शुरू किया था, और मैं कल की जो 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो है ना, वो मैं कल 1:45 बजे रिकॉर्ड करवा के हटाऊँ। उस टाइम मेरा गला बैठ चुका था। क्यों? पहली वीडियो रिकॉर्ड कराई, फिर मेरे जहन के अंदर आया कि नहीं ये वाली बात रह गई थी, फिर दूसरी दोबारा उसको डिलीट किया, फिर दोबारा वीडियो रिकॉर्ड की, फिर रिकॉर्ड कराई। तो इस तरीके से तो कल कुछ ऐसी, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा
थक चुका था जब मैंने आखिरी मरतबा वीडियो रिकॉर्ड करी, तो कुछ ऐसी बातें जो मैं तफसील से बताई है आपको, मगर फिर भी मैं अभी इस वीडियो में थोड़ी सी क्लियर कर दूँ जो बातें मुझे फील हुई कि नहीं, मुझे ये बातें और थोड़ी सी आपको वजाहत से बतानी थी। तो अब पहले हम देखते हैं पीपीसी के अंदर। पीपीसी का जो है ना, पीपीसी के अंदर आपने पहला तो ये याद रखना है, मैंने आपको बताया था जो चैप्टर 4 है ना, उसके अंदर 76 से लेके 106 के अंदर, चैप्टर 4 पीपीसी 76 से 106 में आपने आंखें बंद करके सिर्फ 1-2 प्रोविज़न है, 1-2 सेक्शन है, उसको छोड़ के वो आप देख लेंगे। आपने क्या कहना है, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, ठीक है। मगर स्टेटमेंट को पढ़ना पहले। स्टेटमेंट में अगर वो ये वाली शराइत देता है कि गुड फेथ में किया, एक बंदे ने किसी का भला करने के लिए किया और मेलाफाइड कोई नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि भले के लिए किया, और फिर कोई जुर्म हो जाता है तो वो नो ऑफेंस होगा। तो ठीक है, 76 से 106, देखो कितनी बड़ी सेक्शन आपको टिप मिल गई कि इन 76 से 106 में जो भी आएगा दरमियान में, तो आप क्या जहन में रखेंगे, नहीं, इसका मतलब है नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस की रट लगा दें, सिर्फ 1-2 को छोड़ के उसको देख लेना, ठीक है। तो नो ऑफेंस होगा। मगर जब नो ऑफेंस आप टिक करने लगे, नो ऑफेंस, उससे पहले उस स्टेटमेंट को पढ़ना, ये देखना कि उस स्टेटमेंट में ये वाली बात दबे लफ्ज़ों में या एक्सप्रेसली वाज़ह तौर पे ये बात की गई है कि हाँ, उसने गुड फेथ में किया, किसी का नुकसान नहीं चाहता था बल्कि उसका भला चाहता था, और उस वक्त वो ज़रूरत थी, कोई और चारा नहीं था, तो उसने ये किया। तो अगर वो कर बैठता, कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर वो नो ऑफेंस। जैसे डॉक्टर ने एक मरीज़ की क्या नाम है, उसकी सर की खोपड़ी के अंदर सुराख किया, आपकी इसमें मिसाल भी दी हुई है, उसमें क्या नाम है, तो उसकी खोपड़ी के अंदर जो है वो सुराख किया, क्योंकि उसका एक्सीडेंट होता है, वो जगह खोपड़ी में खून जमा हो जाता है, वो खोपड़ी में सुराख करता है और उस सुराख के जरिए उसका खून निकालता है फॉर एग्जांपल। तो अगर वो उसका खून निकालते वक्त वो बंदा मर जाता है, तो देखो खोपड़ी में उसने सुराख क्यों किया, अगर वो ना निकालता तो इंटरनल ब्रेन हेमरेज हो जाता, इंटरनल हेमरेज, खून काफ़ी रुक जाता, मर जाता। तो उसने ये किया, मगर बंदा मर गया, तो उसने गुड फेथ में किया था ना, कोई दुश्मनी तो नहीं थी, उसका भला चाहता था, और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। अगर दूसरा चारा हो फिर नहीं, दूसरा चारा भी ना हो, ये भी शर्त है, दूसरा कोई चारा नहीं था, फिर उसने किया, तो फिर वो नो ऑफेंस होगा। तो सेम इसी तरीके से इसी के अंदर हमारे पास सेल्फ डिफेंस भी आएगा। सेल्फ डिफेंस में आपने वो तमाम कंडीशन देखनी है कि इंसानी जिस्म से रिलेटेड कौन सी है, वो 100 सेक्शन जो है उसमें इंसानी जिस्म से रिलेटेड है कि आप अपने जिस्म का, अपने बच्चे के जिस्म का और अपने ब्लड रिलेशन के जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आप क्या करेंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है तो आप इनका और अपनी प्रॉपर्टी का, देखो प्रॉपर्टी का वो अलग सेक्शन है, तो क्या प्रॉपर्टी को और अपने जिस्म को, अपने बीवी बच्चों को जिस्म को, अपने ब्लड रिलेशन के जिस्म को बचाते हुए, या अपनी प्रॉपर्टी, अपने बीवी बच्चों की, अपने किसी रिश्तेदार की प्रॉपर्टी बचाते हुए अगर आप किसी को मार देते हैं, जान से मार देते, तो नो ऑफेंस। मगर क्या अगर कोई और रास्ता था तो नहीं। अब आपको स्टेटमेंट बनाकर दे दे ये कि क्या नाम है, वो बंदा जो है दरवाजे के पास खड़ा था, दरवाज़ा खुला हुआ था और उसके पास चाकू लेकर आया, उस चोर ने उसको क्या नाम है चाकू मार रहा था, तो अब उसने उसको चाकू मार के चोर को मार दिया। तो दरवाज़ा खुला था तो भाग सकता था, दरवाज़ा क्लोज था, कोई भागने का रास्ता नहीं था, पीछे दीवार थी, अब वो कोई और जगह पे तो नहीं भाग सकता। अब वो कमरे के दरमियान में खड़ा है, फिर नहीं मारेगा, कमरे के दरमियान खड़ा, वो इधर उधर भाग सकता है जब तक उसका रास्ता ना रुक जाए। दीवार पीछे ना इधर जा सकता ना इधर जा सकता, सामने चोर है, वो हाथ में चाकू लेके खड़ा है, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब वो उसको मार देगा तो कोई मसला नहीं। तो ये, इसके अलावा और चीज़ ये कि जो कत्ल है उसके अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि उसमें जो दियत होती है ना, चारों कत्ल में दियत है। पहली तो चीज़ याद रख लें, कत्ल अमद, कत्ल शबी अमद, कत्ल खता, कत्ल बिस सबब, सब में दियत है, ठीक, दियत सब में है। मगर जो आखिरी जो केस है ना कत्ल बिस सबब, उसमें सिर्फ दियत है, ठीक है। मेरी बात को दोबारा समझें, दियत चारों के अंदर है, मगर जो 3 है ना पहले, उन 3 के अंदर पहले वो कोई और सज़ा देता है। जैसे कत्ल अमद में पहले किसास की सज़ा है,
कि उसको भी मार दिया जाए बतौर किसास। अगर वो किसास लागू नहीं होता तो ताज़ीर की सज़ा है कि ताज़ीर के तौर पर या तो उसको मार दिया जाए, उसको भी मौत दे दी जाए, या ताज़ीर के तौर पर उसको उम्र कैद कर दी जाए। अगर वो नहीं तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको दी जाए, उसको क्या किया जाए 302 के तहत उस शख्स को उम्र कैद कर दिया जाए। वो भी नहीं तो फिर आप किस पे आएंगे, 25 साल तक की सज़ा, जो अप टू 25 ईयर है कि 25 साल तक की वो कोई सज़ा दे दे, 10 साल की दे दे, 12 की दे दे, 13 की दे दे, 25 साल तक की सज़ा दे दे। ठीक है, तो ये वाली चीज़। अगर ये नहीं तो फिर दियत दे कर सकता है। अगर वारिस कहते हैं ठीक हम नहीं करते, हम दियत लेना चाहते हैं, तो वो दियत ले सकते हैं। मगर जो आखिरी केस है ना, कत्ल बिस सबब, इसमें बाकी कोई सज़ा नहीं है, इसमें सिर्फ दियत की सज़ा है। तो पहले याद रखना, चारों केसों में दियत तो मस्ट है, मगर पहले 3 केस जो हैं उनमें बाकी सज़ाएं भी हैं। अगर बाकी सज़ाएं लागू होती तो वो दियत वो नहीं है, तो क्या बाकी सज़ाएं हैं। अगर वो कहते हैं कि हमने कोई सज़ा नहीं देनी, हमने दियत ले ली, फिर दियत ले लें। मगर कत्ल बिस सबब में सिर्फ दियत है। पहले तो ये चीज़ याद रखें। दूसरी चीज़ जहन में ये भाई ये याद रखें कि जो दियत होती है कत्ल की, वो पूरी दियत होती है। अगर आपसे कह दे कि कत्ल बिस सबब में, कत्ल ख़ता में 1/3 दियत दी जाएगी, 1/4 दी जाएगी, कितना भी उलझा के कह दे, आप कहेंगे नहीं, दियत तो भाई दियत ही होती है, दियत तो फुल दियत होती है। पहली चीज़ है कि दियत कत्ल में पूरी की पूरी दियत होती है। फिर जो दियत होती है वो बटे में नहीं होती, पूरी दियत। अब कितनी वैल्यू है दियत की, ये जहन में रखें। आपसे पूछे दियत की मैक्सिमम वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड है, आप कहेंगे नहीं, मैक्सिमम कोई वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड नहीं, मैक्सिमम कोई वैल्यू फिक्स नहीं। कोई चाहे करोड़ ले, चाहे 10 करोड़ ले, चाहे खरब ले, अरब ले, एक कत्ल के हर केस की अलग नोयत है। तो मैक्सिमम दियत की कोई वैल्यू नहीं। दियत की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो है वो मुतय्यन कर दी गई। कम अज़ कम दियत की वैल्यू कितनी है, 30,630 ग्राम चांदी, सिल्वर। 30,630 लफ्ज़ याद रखें, 30,630 ग्राम चांदी। किलोग्राम नहीं भाई, कभी किलो में चले जाओ, ग्राम है। ठीक है, 30,630 ग्राम, 30,630 ग्राम चांदी। और इसका रेट कब निकलेगा आपसे पूछेगा, आप कहेंगे हर साल जुलाई में जो उसका रेट निकलता है, वो जो रेट है वो लागू होता है दियत के ऊपर। पिछले साल कुछ और रेट होगा, इस साल कुछ और होगा, आने वाले में कुछ और होगा। तो हर साल चांदी की कीमत के हिसाब से उसकी दियत चेंज होती है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि क्या हर साल चांदी की जो कीमत है 636 की कीमत है तो यही, मगर क्या ये कीमत फिक्स कर देगी हर साल के लिए? नहीं, मिकदार चांदी ही रहेगी, 30,630 चांदी रहेगी, मगर हर साल चांदी की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। जितनी उस साल होगी चांदी की, 30,630 ग्राम चांदी की जो उस साल कीमत है, जो इस साल 2022 में जो कीमत है 30,630 ग्राम चांदी की जो कीमत है वो इस साल होगी, अगले साल जो बनेगी वो अगले साल होगी। तो ये चीज़। फिर एक और चीज़ कि जो दियत होती है वो सिर्फ कत्ल के अंदर होती है। दियत जो है वो चोटों में नहीं होती, दियत कत्ल में होती है, दियत चोटों में नहीं होती। एक और चीज़ आपको उलझा कर कह देगा कि कत्ल के अंदर कह देगा कि जो दियत है वो विक्टिम को दी जाएगी। ठीक है भाई, विक्टिम कहाँ से मौजूद है, वो तो कत्ल हो चुका है। ठीक है, ये नुक्ता ज़हन में रखना। आपको लॉ एक्ट में कह सकता है कि जो कत्ल की दियत है वो किसको दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, या तो विक्टिम के अंदर लिख देगा विक्टिम में, एंड देयर हैरिस, उनके कानूनी वुरसा में। नहीं नहीं नहीं, विक्टिम तो मौजूद ही नहीं, वो तो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। तो क्या विक्टिम को नहीं दी जाती कत्ल की दियत, बल्कि उसके वुरसा को दी जाती है। कितने दी जाएगी, किस तरह तकसीम की जाएगी, जिस तरह उनका शेयर होगा, जो वरासत का शेयर है उस तरीके से वो दियत होती है। अब आ जाओ उसके अंदर क्या नाम है, चोटों वाला। मेरे भाई, लॉ ऑफ हर्ट को आपने ज़रूर देखना है। पीपीसी का मैंने बनाया लॉ ऑफ हर्ट, इसके लॉ गेट के लिए वो ज़रूर देख लेना, उसको बड़ा कीमती है। एक कत्ल वाला देख लेना ज़रूर, और लॉ ऑफ हर्ट ज़रूर देखना। लॉ ऑफ हर्ट तो भूलना ही ना, क्योंकि उसमें से सवाल बनता ही बनता है, उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये होगा। बाकी मैं आपको सारा बता चुका था, आखिर में सिर्फ सीआरपीसी का बता देता हूँ कि सीआरपीसी के अंदर एक चीज़ आपने जहन में और रखनी है, वो ये रखनी है कि मैंने आपको पहली चीज़ बता दी कि उसके अंदर आपके लॉ गेट वाले सिलेबस के हिस्से में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जिक्र है।
मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन में, तकरीबन सब में, तकरीबन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सब में। तो कहीं के ऊपर वो ये कहता है कि वारंट जो जारी करेगा मजिस्ट्रेट करेगा, रिमांड हमेशा मजिस्ट्रेट देता होता है। फिर जो बॉन्ड लेता है 106 के तहत, 107 के तहत, ये जो मुचलका ले रहा होता है वो कौन लेता है? वो ज़्यादा कम अज़ कम मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल होना ज़रूरी है। जो श्योरिटी, सिक्योरिटी, बॉन्ड लेता है किसी शख्स के गुड बिहेवियर के लिए, उसके पीस मेंटेन रखने के लिए, वो कम अज़ कम मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होना ज़रूरी है। अगर आपको ये कहता है कि मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो बॉन्ड लेता है किसी भी पीस मेंटेन करने के लिए और किसी भी क्या नाम है वो गुड बिहेवियर के लिए, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको सारा तफसील कल वाली वीडियो में बताए थे, तो आज यहीं तक का था। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सबको पास करे, सबको पास करे, सबको पास करे। देखो उस्ताद जो होता है ना, वो चाहे आपके सामने बैठकर पढ़ा रहा हो, ये पीछे से पढ़ा रहा हो, जो आजकल मॉडर्न डिवाइस है, उस्ताद उस्ताद होता है। और उस्ताद की जो दुआ और बद्दुआ होती है ना, वो ऐसी होती है जिस तरीके से बाप की दुआ और बद्दुआ होती है। तो फिर थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। उस्ताद के मुताल्लिक आया, अल्लाह ने तुम्हें 3 बाप दिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह ने तुम्हें 3 बाप दिए। एक वो जो तुम्हें अदम से वजूद में ले आया, तुम्हारा असल बाप। दूसरा वो जिसने तुम्हें बेटा बेटी दी, यानी तुम्हारा ससुर। तीसरा वो जिसने तुम्हें इल्म की दौलत देकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, यानी तुम्हारा उस्ताद। फिर आप सच ने फरमाया, कसम है मुझे अपने रब की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, इन तीनों में सबसे बड़ा दर्जा आखिरी का है, यानी उस्ताद का दर्जा इन तीनों बापों में सबसे बड़ा है। फिर फुका ने यहाँ से फतवा निकाला, एक तरफ आपको आपका असल बाप आवाज़ दे, एक तरफ आपको ससुर आवाज़ दे, एक तरफ कुल दुनिया आवाज़ दे, आप सब की बात छोड़ दो, एक तरफ आपको उस्ताद आवाज़ दे दे, एक तरफ देखो कुल दुनिया है जिनमें बाप भी शामिल है, ससुर भी शामिल है, माँ भी शामिल है, सब है, और एक तरफ अकेला उस्ताद आवाज़ दे रहा है। अब आप सबको छोड़कर उस्ताद की तरफ चले जाओगे। तो फिर बाप के मुताल्लिक क्या आया कि बाप की दुआ और बद्दुआ ऐसे है जैसे वक्त के नबी ने, वक्त के रसूल ने, वक्त के नबी ने तुम्हें दुआ या बद्दुआ दे दी हो। तो बाप की दुआ बद्दुआ कैसे है? जिस तरह वक्त के नबी ने आपको दुआ या बद्दुआ दे दी हो, तो इस तरह है बाप की दुआ या बद्दुआ। तो सबसे बड़ा बाप आप सबने क्या फरमाया? सबसे मुतबर्रक बाप कौन है? उस्ताद। बेशक वो आपसे उम्र में छोटा हो, आपका हम उम्र हो, आपसे बड़ा हो, उस्ताद उस्ताद है। मॉडर्न डिवाइस के ज़रिए से बन जाए किसी के, तो मैं दिल से आपको दुआ देता हूँ, दिल से अपने रब से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको इतना कामयाब करे, हद से ज़्यादा हर एक को कामयाब करे जो भी है। ठीक है, दुनिया में कहीं पे भी सांस लेने वाला कोई बंदा, सबकी खैरियत रखे, सबको सलामत रखे। आप सबको मैं एडवांस मुबारकबाद दे रहा हूँ आपके लेसन्स की। मेरा दिल मानता है कि इंशाअल्लाह आप पास हो जाएंगे। बाकी सब के हक़ में दुआ करें, दुआओं का वक्त है, तौबा करें, दुआएं करें, नमाजें पढ़ें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करें, खूब मेहनत करें, बेरक्ट से पढ़ें। ठीक है, तो आज हमारा ये सिलसिला ख़त्म हो गया। अब इस लाग ऐट के भी कोई वीडियो नहीं होगी इंशाअल्लाह। अब मैं 1-2 दिन का रेस्ट लूँगा और उसके बाद फिर जो है हम वीडियो करेंगे। तो आपने उन तीनों भाइयों के लिए भी ज़रूर दुआ करनी है, जो खानपुर वाले हैं, एक हैं साहिवाल वाले और एक हैं तोसा शरीफ वाले, और सब के हक़ में इन तीनों के मामले में स्पेशल दुआ करना मैं भी कर रहा हूँ, मेरी वालदा भी दुआ कर रही है, घर वाले भी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी कर रहे हैं। बल्कि हम क्लास में जो है हमारा कल मिलाद होगा, हमारे जो है एकेडमी में हर जुमे के जुमे मिलाद करते हैं, तो हम उस मिलाद में भी आपका जो है तमाम का जो है दुआ करेंगे आप सबके हक़ में। ख़ुद भी दुआ करना, हम भी कर रहे हैं। कोई कहा सुना हो, ऊपर नीचे कोई लफ्ज़ कह दिया हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो, तो हम माफ़ी मांगते हैं माजरत के साथ। क्यों? कोई नहीं पता होता कि एक इंसान मुँह से क्या लफ्ज़ निकाल दे, किसी की दिल आज़ारी हो गई हो। हमारा काम ही नहीं किसी की दिल आज़ारी करना। हम तो भाई किसी के पाँव की जूती की मिट्टी के बराबर भी नहीं है। तो सब हमारे हक़ में भी दुआ करना, तो अपने हक़ में भी करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह।